ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा कि जो मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, या हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, जबकि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो अपने को क्या बताती है कि जो मेटल और जो लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो क्या होता है, प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होगा, जो मेटल एटम है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटायन की तरह, और लीजेंड किसकी तरह, एनायंस की तरह। ठीक है, तो इनके बीच में सेम वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को देखने को मिलेगी जो हमें किसके अंदर मिलती है, एक आयनिक कंपाउंड के अंदर। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। ठीक है, जब वो क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बात बताई है कि जो मेटल और लीजेंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, और इनके बीच में क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है सेम उसी तरह की होती है जिस तरह एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड में आयंस के बीच में होती है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि अगर हम मान के चलें कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जो लीजेंड होंगे ना वो इस मेटल आयन के चारों ओर खुद को इस तरह अरेंज कर लेंगे कि उन लीजेंड्स के बीच में जो रिपल्सन हो वो क्या हो, मिनिमम हो। क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, समझ में आया, ताकि जो रिपल्सन जो मिनिमम होगी तो एनर्जी लो होगी और कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें किसका दिया हुआ, एक तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस दिया है। ठीक है, फिर आगे इसने इस थ्योरी ने अपने को क्या बताया कि जो लीजेंड है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका जो डी ऑर्बिटल होता है उनकी एनर्जी के ऊपर किस तरह इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एक्सप्लानेशन कौन देती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लिखूँगा, सारे पॉइंट आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया, अगर ये आप पॉइंट देखें तो ये थर्ड पॉइंट अपने को दिए हैं जिसमें क्या बताया गया है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है जब वो क्या होगा, जब वो होगा फ्री स्टेट के अंदर। क्या होगा, फ्री स्टेट में कौन होगा, जो आपको कोई भी सेंट्रल मेटल एटम या क्या दिया है, आयन दिया है, जब वो फ्री स्टेट में होता है तो उसके जितने भी जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उन सभी डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, जब वो क्या होगा, फ्री स्टेट में होगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, ठीक है, उसके जो 5 जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सेम होती है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल। मतलब जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उन ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है, जब ये जो डीजनरेसी की अगर हम बात करें या हम कहें कि डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कब तक सेम रहेगी। ठीक है, तो इसने बताया कि जो मेटल आयन होता है उसके चारों, या आप कह दो कि मेटल आयन फ्री स्टेट में उस टाइम ये क्या रहेगी, एनर्जी सेम रहेगी, या मेटल जो आयन अपने को दिया है उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होंगे, लीजेंड प्रेजेंट होंगे, या आप कह सकते हो इसके चारों ओर जो नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होता है अगर वो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड के अंदर होगा, क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड के अंदर क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज किस में होगा, जब इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, तो जो डी ऑर्बिटल है उन 5 के 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, पर इसने बताया है कि जैसे ही कोई मेटल आयंस को जब ये लीजेंड क्या करेंगे, लीजेंड जब उसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो लीजेंड क्या हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या कोई भी जो एनायनिक लीजेंड अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है,
तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तो आपको जैसे H2O मिल गया या अमोनिया मिल गई, या आपको एनायनिक लीजेंड के अंदर अगर आप बात करो, ठीक है, तो एनायनिक लीजेंड के अंदर हमें क्या मिलेगा, जैसे क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, ठीक है, ऑक्सलेट, कुछ भी दे दो एनायनिक लीजेंड, ठीक है। तो जैसे ही ये लीजेंड्स क्या आते हैं, मेटल आयन के चारों ओर जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करेंगे, ये जो लीजेंड जब प्रेजेंट होंगे ना तो इसके चारों ओर का ये जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जो है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लीजेंड के ये जो नेगेटिव एंड है ये मेटल के पॉजिटिव एंड की तरफ होते हैं, तो ये क्या करेंगे, मेटल को ये लीजेंड खुद की तरफ है अप्रोच करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी जो डीजनरेसी है वो क्या हो जाती है, सप्लीट हो जाती है। मतलब जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मेटल को लीजेंड आयन अप्रोच करेंगे तो इधर क्या होगी, अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, जिससे क्या जहाँ भी रिपल्सन होगी तो उससे जो डी ऑर्बिटल है उसकी कहीं तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, कहीं डिक्रीज हो जाएगी। कुछ हाई एनर्जी के डी ऑर्बिटल होंगे, कुछ लो एनर्जी के, तो उसी के कारण डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये जो सप्लिटिंग होती है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो डीजनरेसी जो ये सप्लिट होगी, ठीक है, इसकी जो सप्लिटिंग होगी, ये जो सप्लिटिंग होगी किसकी, जो हमें क्या दे रखी है, डीजनरेसी, ये किस पे डिपेंड करेगी, क्रिस्टल फील्ड पे। किस पे डिपेंड करेगी, क्रिस्टल फील्ड के, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड है वो किस कैसा का है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो डीजनरेसी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड और वीक फील्ड लीजेंड जो है ना, ये दोनों क्या करेंगे, उसकी डीजनरेसी की सप्लिटिंग के लिए क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ में आया, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। उसके बाद अपने को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में दी है, कुछ ऑक्टाहेड्रल में है, कुछ टेट्राहेड्रल में है। अगर आपसे मेन बातें पूछी जाए, राइट दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आप यही लिखोगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लीजेंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक होता है, और मेटल और लीजेंड के बीच में क्या होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, सेम जैसे एक आयनिक कंपाउंड में होती है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि जो मेटल आयन को जैसे ही कोई लीजेंड अप्रोच करेगा तो उससे क्या हो जाता है, हमें पता है कि जो मेटल आयंस है उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी जो डीजनरेसी है वो सप्लीट हो जाती है। इसमें ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल के चारों ओर लीजेंड जो होते हैं ना वो इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है, जिससे एनर्जी लो हो और कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा अपने को स्टेबल मिले। तो ये थे मेन पॉइंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, ठीक है। अगर हम देखें तो हमें ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपसे पूछी जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या आपसे डायग्राम पूछेंगे, ठीक है, या सीधा ऐसे लिखेंगे कि राइट दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आके बस यहाँ पे आपने यही शो करना है कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन लीजेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, देन क्या होगा, लीजेंड अप्रोच द मेटल आयन, देन डीजनरेसी ऑफ मेटल या डी ऑर्बिटल इज ए सप्लिटेड, ठीक है, इट डिवाइड इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमें पता है कि जो मेटल होता है वो साइमल्टेनियसली किससे लिंक्ड होता है, 6 लीजेंड से। मेटल को हमने पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मान लिया और लीजेंड को पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मान लिया। समझ में आया। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो आपको ये इस तरह आपको दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे जेड एक्सिस दिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया है और यहाँ पे वाई एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेटल के चारों ओर लीजेंड अरेंज है, ठीक है। तो हमें पता है अगर आप किसको देख रहे हो, डी ऑर्बिटल को देख रहे हो, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हमें पता है 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें आपको एक तो दिया है डी एक्स वाई, दूसरा दिया है डी वाई जेड, तीसरा है
डी जेड एक्स, और जो चौथा अपने को दिया है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फोर्थ वन दिया है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखो तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डी एक्स वाई जो एक्सिस है, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी जो लोब होती है बिटवीन दी एक्सिस होती है। ठीक है, सेम यही अपने को किस में मिलने वाला है, डी वाई जेड में। तो ये जो ऑर्बिटल होता है इसकी लोब भी क्या होगी, इन बिटवीन दी एक्सिस। तो दोनों के अंदर ये जो तीन ऑर्बिटल आपको दिए हैं इनमें जो लोब्स है वो क्या है, इन बिटवीन दी एक्सिस है। ठीक है, बट अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये एक्स है, ये वाई है, तो इसमें क्या होगी, अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, और ये जेड एक्सिस दिया है तो इसमें भी क्या होगी, जेड के अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, टू टाइप्स के ऑर्बिटल मिल रहे हैं ना। ठीक है, जो डी है वो क्या है, टू टाइप्स के ऑर्बिटल दिखा रहा है अपने को। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपने समझनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो आपको इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, अब आपने स्ट्रक्चर में देखा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कह लो या जेड एक्स कह लो, इन सभी में क्या है, जो लोब है वो इन बिटवीन दी एक्सिस दी है। ठीक है, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में और डी जेड स्क्वायर में अलोंग दी एक्सिस दी हुई है। यहाँ पे ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसने बताया है कि जैसे ही ये लीजेंड क्या करते हैं, मेटल आयन को अप्रोच करेंगे, तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ये हमें पता है अलोंग दी एक्सिस होते हैं, और लीजेंड इनके बिल्कुल सामने होते हैं। तो लीजेंड के ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल जब सामने होंगे तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होगी तो उससे क्या हो जाएगी, इस सेट की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि इस सेट की अगर हम बात करें, ये लोब क्या इन बिटवीन दी एक्सिस है, तो यहाँ पे जो रिपल्सन है वो मिनिमम होगी, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को बनाना है वो बनाना है डायग्राम। ठीक है, तो ये अपने को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये डी ऑर्बिटल दे रखे हैं 5 के 5, जब ये क्या होते हैं, फ्री स्टेट के अंदर होते हैं। कब होते हैं, फ्री स्टेट में, जो मेटल आयन दिए। ठीक है, और ये अपने को इस साइड दिया एनर्जी। ये कह रहा है कि जब इसको कोई लीजेंड अप्रोच करता है, क्या करेगा, जैसे ही कोई मेटल आयन को जो लीजेंड क्या करेगा, लीजेंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, किसको, मेटल आयन को। ठीक है, जब मेटल आयन को लीजेंड अप्रोच करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली जो क्या होगा, हमें पता है कि ये 2 सेट में डिवाइड हो जाएगा। एक सेट जो आपको मिलेगा जो हाई एनर्जी का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईजी सेट, और दूसरा जो हमें क्या मिलेगा, लो एनर्जी का होगा, उसको क्या बोलेंगे, T2G सेट। ठीक है, तो इसका मतलब जो डी जेनेसी है वो मेंटेन नहीं रहेगी, और डी ऑर्बिटल जो है 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक तो होगा 2 फोल्ड डी जेनेट, मतलब उसमें 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, और एक जो होगा वो होगा 3 फोल्ड डी जेनेट, मतलब 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, उसको क्या बोलेंगे, T2G ऑर्बिटल। समझ में आया, ये T2G है और ये EG ऑर्बिटल है। ठीक है, तो समझ में आया ना कि जैसे ही लीजेंड मेटल आयन को अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी ये ऑर्बिटल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, परट्यूब्ड ऑर्बिटल बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लो एनर्जी का और दूसरा हाई एनर्जी का। हाई एनर्जी वाला 2 फोल्ड डी जेनेरेट है, मतलब 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, जबकि लो एनर्जी वाला क्या है, 3 फोल्ड डी जेनेरेट है, जिसमें 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम दे रखी है। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, तो ये वाले जो सेट हैं वो कौन सी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जो अपने को ये सेट दिए है, और ऊपर वाला हमें पता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद जो यहाँ पे ये जो अपने को दिया है, जो मीन वैल्यू जो दे रखी है हमें एनर्जी की, जो 2 डिस्टर्ब्ड ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बेरी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद इसने बताया कि जो बेरी सेंटर होता है, जो मीन वैल्यू होती है, जहाँ पे एनर्जी की मीन वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है,
तो ये मीन सेट जो मीन वैल्यू का जो सेंटर है यानी बेरी सेंटर से T2G ऑर्बिटल जो है उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इजी ऑर्बिटल होता है ये कितनी होती है, एनर्जी डिफरेंस है 0.6 डेल्टा ओ। समझ में आया इतना, ठीक है। तो ये दो सेट में डिवाइड हुआ, जो T2G सेट होगा उसकी -0.4 डेल्टा ओ है, ठीक है, एनर्जी। और जो इजी सेट है वो उसके लिए कितना एनर्जी डिफरेंस लेंगे, 0.6 डेल्टा ओ। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा ओ है ये हमें दिए क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलो या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलो, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी उसको भी हम पढ़ेंगे। ये होती क्या है, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो उसकी भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें फार्मूला दिया है -0.4, जो अपने को क्या दिया, यहाँ पे हम लेंगे x, ठीक है, और फिर दिया 0.6 जो y और डेल्टा ओ। यहाँ पे जो x है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इन T2G सेट। क्योंकि हमें पता है कि T2G सेट जो है उसका एनर्जी कितना लेके चलेंगे, कितना एनर्जी डिफरेंस होगा, -0.4 होगा, ठीक है। जबकि y क्या है, y जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है, ईजी सेट के अंदर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस के ऊपर, यानी आप क्या है यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, सभी एलिमेंट्स की निकाल सकते हो। यहाँ पे एक अपने को क्या दे रखी है, एक डेफिनेशन दी है किसकी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। किसकी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है भाई, यहाँ पे इसने बताया कि आप इस फार्मूले का यूज़ करके जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी क्या निकाल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसकी जो एक अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की, उनकी इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की टर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो तो उसमें सबसे नीचे किसकी है, आयोडाइड की, फिर अपने को ब्रोमाइड की, ठीक है, फिर थायोसाइनाइड की, ठीक है, बीच में कुछ मिस कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है, ऑक्साइड ले लो, एक्यूरेट सारी याद नहीं है भाई, H2O ले लो, ठीक है। उसके बाद मिस कर रहा हूँ डॉट से, अमोनिया, ठीक है, इथेन 1,2 डाइमाइन, यानी लास्ट में मैं ले आया यहाँ पे साइनाइड, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये क्या, जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ जितने भी ये जो लीजेंड जुड़े हैं, यानी इन लीजेंड की जो स्ट्रेंथ है उसके बेस पे उनकी क्या की गई है, अरेंजमेंट की गई है। तो ये किसके अंदर दिया है अपने को, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ठीक है। तो ये जो लीजेंड की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी का जो डिफरेंस जो क्रिएट होगा उसी की अरेंजमेंट ही होगी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद में जो हम करने वाले हैं मेन क्या है, वो है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बीच में छूट रहा था, मैंने सोचा चले साथ ही बता दें। अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोई आपको कॉम्प्लेक्स दिया हो, ये समझ में आ गया ना, ये डायग्राम आएगा सीधा डार्क 3 नंबर का, 3 मार्क्स का आता है, डायरेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है। शो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सी, तब ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है आपको, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
अगर आपको कह दे कि कोई एलिमेंट जिसके डी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसके बेस पे बनाओगे तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है, वो बहु प्रिंसिपल है ना, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे? T2G1 और Eg ऑर्बिटल में कुछ नहीं आया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो T2G में रह गया, ठीक है। तो इसके केस में अगर आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछे तो आप निकाल लोगे। हमें पता है क्या है, -0.4, x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितनी आ जाएगी -0.4। ईजी है ही नहीं तो ये तो 0 ही रहेगा, इसलिए इसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए D2 कॉन्फ़िगरेशन तो हम क्या करेंगे, T2G सेट में अभी भी नीचे ऑर्बिटल है ना, एक था तो सिंगल आ गया, 2 है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, T2G सेट के अंदर है, ठीक है। तो इस ईजी सेट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, 0। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ओनली हम किसके लिए निकालेंगे, T2G के लिए। तो यह आ जाएगा -0.4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है तो -0.8 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वो पीछे लग जाएगा। इसी तरह दे रखा है D3 में क्या है, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर 0 है। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो हमें क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखनी है तो -1.2 डेल्टा हो आ जाएगा। कहीं पे है ना ये dq लिखा होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये यूनिट लिखिए। उसके बाद प्रॉब्लम तो आती है जब हम D4 कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते ही हमें पता है कि हमारे पास जो है T2G सेट है, इसके अंदर क्या है 3 ऑर्बिटल थे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब 2 पॉसिबिलिटी अपने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलने वाले हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप। एक तो आपको मिलेंगे जो होंगे वो होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कौन से होंगे, ठीक है। और दूसरे जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को अगर आप देखोगे तो वो कैसे मिलेंगे, ठीक है, उनको हम देखेंगे। ये कह रहा है कि अगर क्या होता है कि ये अगर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह गए, मतलब T2G ऑर्बिटल में जो 4th इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, पेयरिंग कर जाए, ठीक है। तो हम क्या यहीं पे रख देंगे ना, Eg में क्या रहा 0, तो इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -0.4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, -1.6 डेल्टा O। फिर ये कहता है कि अगर यहाँ पे मानो पेयरिंग नहीं हुई और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अपर ऑर्बिटल में चल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को क्या मिलेगा, T2G में तो एक आ जाएगा और एक Eg सेट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखोगे तो हमें मिलेगी 0.4, T2G में कितने हैं 3, माइनस में है ना ये, ठीक है। और x में कितना है, कितना है भाई 0.6, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आ जाएगा 1.2 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यानी ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू उतनी मिलेगी, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपको क्या दिया है, D5 कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो T2G सेट के अंदर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक और पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, सेम उसी तरह -0.4 दिया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ हमें पता है T2G और 3, फिर Eg के अंदर 2 आ गए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे 0 ही मिल जाएगी, मिल रही है ना। जो हाई स्पिन स्टेट के अंदर अपने को
मिल रही है। उसके बाद देखो जो अपने को दिए D6, ठीक है। तो इसी तरह आप D6 के लिए करोगे तो हमें पता है T2G फुल फिल हो जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी, हमें 0.4 इंटू 6 कितना आ जाएगा, -2.4 आ जाएगा। समझ में आया इतना, ठीक है। उसके बाद देखो अगर इस सेट के लिए आप देखोगे 6 है तो हमें पता है कि क्या करेंगे भाई, ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए थे, 3 यहाँ हो गए, 2 ऊपर हो गए, 5, तो एक एक सिंगल ऑक्यूपाइड हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे फिर पेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ T2G में क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 2 हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, -0.4 इंटू 4 प्लस में 0.6 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा इसका जो डिफरेंस देखोगे, तो -1.6 प्लस में 1.2 कितना आ जाएगा, समझ में आया। उसके बाद अपने को दिया है D7, तो D7 में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया ना। तो इसका मतलब अब हमें EG सेट के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो कितना आ गया, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा -1.8। सेम इसके केस में अगर आप देखोगे तो सेकंड पेयरिंग हो जाएगी ना, यहाँ पे T2G में कितने हो जाएंगे, 5 और ये EG 2, तो यहाँ पे अपने को कितने मिलेंगे, -0.4 इंटू 5 प्लस में 0.6 इंटू 2, तो कितने मिल जाएंगे, हमें मिलेंगे कितने, 0.8। तो इसी तरह आप D8 का करोगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप खुद करके देखना, ठीक है। D8 में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया ना, यानी उसके बाद कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा D9 का करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर अपने को क्या दिया होता है यहाँ पे D9, तो हमें पता है 6 तो नीचे आएंगे, बाकी 3 बचे हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर वाले में चले गए ना। पहले तो आपने सिंगल सिंगल डाला, 5 आ गए, उसके बाद कितने बचे, 4, तो इनकी पेयरिंग होगी और फिर एक और ऊपर वाला भी पेयर कर जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो हमें इस केस में अगर आप देखोगे तो कितनी वैल्यू मिलने वाली है, कितनी मिलेगी, 0.6 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है -2.4 प्लस में 1.8, तो कितना आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप सभी की करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक आती है, D4 से अगर आप D8 तक जाते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। D9 पे जाओगे तो आपको कोई हाई और लो स्पिन वाला नहीं मिलने वाला, ना ही आपको D10 में मिलने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी जगह पहुँच रहे हैं ना, ठीक है। तो एक सा ही टाइप मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे जो चांसेस हैं लो स्पिन और हाई स्पिन, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स अपने को मिल रहे हैं, ये किसके बेस पे मिल रहे हैं, ये जो हमें मिलेंगे ना, वो किसके बेस पे मिलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ही डिसाइड करती है कि हमें लो स्पिन स्टेट वाले मिलेंगे या हाई स्पिन स्टेट के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में आप आओगे तो इस केसेस में एनर्जी क्या मिल रही है, हाई मिल रही है ना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या मिल रही है, जो लो स्पिन है उनके लिए क्या मिल रही है, हाई वैल्यू मिल रही है, जबकि इधर क्या मिल रही है, लो मिल रही है। तो इसका मतलब जब कोई एलिमेंट क्या होगा, इन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन स्टेट वाले। समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है उसका मेन कंसेप्ट है जो आपके कई डाउट को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसकी जो रिलेशनशिप दी हुई है किसके साथ है, जो पेयरिंग एनर्जी, किसके साथ दी हुई है, पेयरिंग एनर्जी के साथ दी हुई है,
ठीक है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जितनी एनर्जी कोई जो लीजेंड है वो मेटल एटम के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको पेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक अपने को कंसेप्ट बताया है कि अगर जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है, क्या है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है ना, तो वो क्या करवा देगी, पेयरिंग करवा देगी ना। तो पेयरिंग जब करवा देगी तो हमें कौन से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। कौन से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पूछा जाता है ये, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो लीजेंड होंगे, इसका मतलब वो कौन से लीजेंड होंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होंगे। कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड अपना रोल प्ले करेंगे, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इसने बताया कि अगर जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, लेस देन है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पेयरिंग करे बगैर का है, T2G की बजाय EG ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी। तो कौन से कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, अपवार्ड चले गए, ठीक है, EG सेट के अंदर चले गए, T2G सेट में पेयरिंग नहीं की। इसका मतलब लीजेंड में पेयरिंग की पावर नहीं थी, तो वो कौन से लीजेंड होंगे, वीक फील्ड लीजेंड होंगे। समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो ये थी जो आपको दी हुई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, और ये हमने अभी स्टडी की है किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेन ये एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किसके लिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके लिए, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होती है, वो कंप्लीटली क्या होगी, रिवर्स होगी, किसकी कंपेयर में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, जो T2G सेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसकी कंपेयर में, जो आपको दिया है EG सेट दिया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरह आपने ड्रॉ करना है। ये मेटल आयन क्या है, फ्री स्टेट के अंदर है, एक साइड में आप क्या शो करोगे, एनर्जी शो करोगे। जैसे ही लीजेंड क्या करता है, मेटल आयन को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जो सेट है ये 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो हाई एनर्जी का होगा वो कौन सा होगा, हमें पता है 2 फोल्ड डीजनेट T2 सेट होगा। यहाँ G का यूज़ नहीं करना है, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, जो ज्योमेट्री के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कौन सा आ जाएगा, सीधा E सेट आ जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पे जो एनर्जी जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, +0.4 डेल्टा, और इसके लिए कितना मिलेगा, -0.6 डेल्टा O, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कंपेयर में क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे भी उसमें 6 लीजेंड प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो स्प्लिटिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसकी कंपेयर में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कंपेयर में। और ये ध्यान रखना है कि जितने भी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको लगभग मिलते हैं तो वो सारे क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों मिलेंगे, ड्यू टू लो, क्या होगी, लो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि स्प्लिटिंग लो हो रही है
तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। अगर किसी की जो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी अपने को लो मिले तो इसका मतलब वो कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लीजेंड कौन से होंगे, वीक फील्ड, सामने लिखा है ना, ठीक है, क्लियर हुई। उसके बाद जो अपने को दिया है किसका, स्क्वायर प्लेनर का डायग्राम देख लो बस, ठीक है। क्या देखना है, डायग्राम आपको आने चाहिए क्योंकि डायग्राम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिया है किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। स्क्वायर प्लेनर बनता किससे है, ऑक्टाहेड्रल से ही। अगर ऑक्टाहेड्रल के जेड जो अपने को एक्सिस दिया है उसको रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा ना। तो इसके अंदर यहाँ पे उसने बताया है कि जो जेड एक्सिस को रिमूव करने के बाद जो अपने को मिलेगा, यहाँ पे इसने बताया कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो सेट होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि ये क्या है, अलोंग दी एक्सिस दिए, ठीक है। उसके बाद जो अपने को दिया है, कौन सा दिया है, पहले मेरे को ना पूरा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया डी जेड स्क्वायर है ना, और यहाँ पे अपने को क्या दिए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। समझ में आया, ठीक है। तो ये कह रहा है जो ये वाले एक्सिस है ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो इनकी फिर स्प्लिटिंग होगी, तो ये किस तरह डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इसने बताया कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ से चला जाएगा कौन है, डी एक्स वाई, फिर इस सेट की बात आएगी। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, जो डी जेड स्क्वायर, और जो सबसे नीचे जो सेट आपको बचे मिलेगा वो कौन से मिलेंगे, दो बच गए ना, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको आने चाहिए, ठीक है। 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कुछ नहीं पूछेंगे, सीधा ही कहेंगे ड्रॉ दी डायग्राम फॉर क्रिस्टल फोल्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे होती है अपनी क्रिस्टल फील्ड खत्म। इसके बाद बात आती है किसकी, अभी कुछ एक बातें पढ़िए इसमें। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी। एक तो इसने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज़्यादा मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है, समझ में आई बात। जैसे डाईवेलेंट कोई मेटल है, ठीक है, उसकी कंपेयर में जो ट्राईवेलेंट मेटल होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जो पीरियड जो अपने को दे रखे हैं, ठीक है, उनमें अगर आप ग्रुप में जाओ, देखो टॉप टू बॉटम जाओ, ठीक है, फर्स्ट से जाते हो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ रही है तो वो अपने को कौन से कॉम्प्लेक्स देंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं, कौन है, जो हैवियर मेटल होते हैं, समझ में आ गया। और थर्ड किस पे डिपेंड करेगी, ये लीजेंड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर वीक फील्ड लीजेंड है तो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो क्या होगी, हाई मिलेगी, क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ में आया। तो हमें पता है ये क्या देंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और यहाँ पे क्या है, हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, समझ में आया। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो अपने को दिया है क्या, कौन सा दिया है, कलर नहीं, आपको दिया है अभी क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी अपने को दे रखी है किसकी, स्टेबिलिटी दे रखी है किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है।
तो यहाँ पे इसने बताया, हमने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो अपने जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर भी डिसोसिएट नहीं होते। कॉम्प्लेक्स को हमने देखा था ना, जब डिसोसिएट होगा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जब वो आयन बनाता है तो उसका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है, वो डिसोसिएट नहीं होता। अगर वो डिसोसिएट भी होए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो थोड़ी सी अमाउंट के अंदर ही उसके आयंस अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कोई जो लीजेंड अगर प्रेजेंट है, अगर वो कोई दूसरे लीजेंड के साथ अगर रिप्लेस ना हो, उसके रिस्पेक्ट में रेसिस्टेंस हो, तो क्या होगा, वो हाईली स्टेबल क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। या आप कह दो कि मेटल और लीजेंड के बीच में जितना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहा है और उसी से ही हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है जिसका कॉपर एमाइन, ठीक है, टेट्रा एमाइन कॉपर का, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें पता है कि जब ये डिसोसिएट होता है कोई भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या देगा, हमें ये आयंस मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे ना। या आप ऐसे सोच लो कि ये इस तरह टूट जाएगा, टूटेगा, ठीक है। तो ये जब टूटेगा तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन को इग्नोर कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, इनस्टेबिलिटी, मतलब वो डिसोसिएट हो रहा है। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही निकालते हैं। सेम वही फार्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, क्या कर दिया, समझ में? तो ये जो अपने को दिए है, ये मिल रहा है कॉपर डाइवेलेंट आयन, और यहाँ अमोनिया के कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल है, तो वो उसकी पावर आ जाएंगे, और डिवाइड बाई, ठीक है, ये अपने को दिए। समझ में? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये अपने को दिए, शायद मेरे हिसाब से ये सिंगल होना चाहिए, ठीक है। होता तो हम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, बट ये सिंगल होना चाहिए, क्योंकि माइंड में जैसे आ रहा है, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। तो हमें तो मेन कंसेप्ट समझना है। ये अपने को क्या दिया है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है, जबकि हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी देखनी है तो वो इनस्टेबिलिटी की क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी हम क्या, इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्या होगा, ये कैसे बना, तो हम इसको लिखेंगे ना इस तरह कि ये इस तरह इसकी फॉर्मेशन हो रही है, समझ में? तो ये जो अपने को दिया है, अगर आप इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखो तो स्टेबिलिटी को हम बीटा या स्टेबिलिटी कांस्टेंट की टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा आपको, हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सही है क्या, कॉपर मोनोवेलेंट? अभी बता दो मेरे को, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। अगर इसको और इसको देखो तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। तो मतलब यहाँ पे इसने बताया है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के। फिर आगे इसने ये बताया है कि इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा क्या मिलेगी आपको, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। समझ में आई बात? उतना ही ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी ना, कि वो क्या है, स्टेबल है। अगर इसी रिएक्शन को अगर आप स्टेप वाइज देखो, ठीक है, बुक में कुछ दिया है, मैं आपको इसी से समझा रहा हूँ। ये जो कॉपर, जो हमें टेट्राएमाइन कॉपर मिल रहा है, ये कैसे बना, अगर आप सोच के चलो कि ये कॉपर मोनोवेलेंट आयन है, पहले सिंगल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमें क्या देता है, कॉपर ये एमाइन का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। फिर ये कहता है ये कॉम्प्लेक्स फिर दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ करेगा, सेकंड अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल गए, ठीक है। इसी तरह क्या है, थर्ड फोर्थ तक करेगा ना, तो इनके अगर आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालोगे तो K1 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
तो हमें क्या मिलेगा, ये कॉपर NH3, ठीक है, और ये क्या मिल रहा है, पॉजिटिव डिवाइड बाई कॉपर, और ये मोनोवेलेंट आयन है NH3, ये K1 मिल गया। इसी तरह आप क्या निकालोगे, K2 निकालोगे, ठीक है। K2 जो आप निकालोगे वो किसके इक्वल होगी, हमें पता है कॉपर यहाँ पे डाईएमाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉपर जो अपने को इधर ये कंसंट्रेशन दी है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। क्या दिए अपने को, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये अपने को कंप्लीट दी है, ये ऊपर वाली रिएक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप का है। अगर आप इसी में थर्ड स्टेप का निकालो, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है इसलिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या मिलेगा अपने को, ये हमें क्या मिल रहा है, डाई मिल रहा है ना, ये फिर थर्ड मॉलिक्यूल अमोनिया के फिर साथ कंबाइन होगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे NH3 के 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसी तरह लास्ट जो अपने को मिलने वाला है यहाँ पे 3 आ जाएंगे, प्लस में 4th अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये क्या मिल रहा है, कॉपर का जो टेट्राएमाइन का लास्ट कॉम्प्लेक्स मिल गया, ठीक है। इन सभी के लिए आप स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखोगे तो आपको क्या मिल रहे हैं, ये मिल रही है, ठीक है। यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, स्टेप वाइज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अपने को मिल गया यहाँ पे NH3 3 और NH3, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा, ये किसके इक्वल है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ये 4 थे तो 4 के लिए, अगर 10 होते तो 10 के 10 लिखते। अब इन सभी की अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे ना तो लास्ट रिजल्ट आपको ये मिलेगा, ये आप सोल्व करके देखना। समझ में आया, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप इसका क्या लो, लोगरिथम लो, तो आपको क्या मिलेगा, लोग बीटा किसके इक्वल होगा, लोग K1 प्लस लोग K2 प्लस लोग K3 प्लस लोग K4। ये जनरल फार्मूले हैं, साथ के साथ इस इक्वेशन पे भी अप्लाई होते हैं और सभी इक्वेशन के अंदर क्या होंगे, ये अप्लाई होंगे, ठीक है। समझ में आया। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कोई जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना का स्टेबल है, तो उसको हम किसकी टर्म में बताएंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेस पे बताएंगे। समझ में आया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको लोग बीटा की वैल्यू दी हुई थी, किसकी, ठीक है, या आपको सीधी बीटा की वैल्यू दी थी, जिसकी ज़्यादा थी ना वही क्या था, ज़्यादा स्टेबल था। जैसे यहाँ पे इसने कॉम्प्लेक्स को कंपेयर किया है, किसको, कॉपर टेट्राएमाइन और कैडमियम जो टेट्राएमाइन, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें लोग बीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉपर की ज़्यादा मिल रही है आपको, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया। उसके बाद कौन सा कंसेप्ट अपने को दिया हुआ है, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जितना ज़्यादा क्या होगा, नंबर फर्स्ट चार्ज ऑन दी मेटल एटम, ठीक है, चार्ज ऑन दी मेटल एटम, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोई मेटल के ऊपर उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो अपने को दिया है बेसिसिटी ऑफ लीजेंड, क्या, या बेसिक नेचर, क्या बोलोगे, बेसिक नेचर। जितना ज़्यादा लीजेंड क्या होगा, बेसिक होगा नेचर के अंदर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल अपने को क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। थर्ड में अपने को क्या बताया है, ये कह रहा है चीलेशन या चीलेटिंग इफेक्ट। अगर कोई लीजेंड क्या करेगा, मेटल के साथ रिंग बनाता है 5 या 6 मेंबर रिंग, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद इसने बताया मल्टीडेंटेट
जो साइक्लिक लीजेंड, ठीक है, अगर कोई साइक्लिक लीजेंड दिया है जिसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, तो जो वो क्या बना रहा है, एक रिंग बना रहा है, किसके साथ है, मेटल एटम के साथ, तो वो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो वो भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, अभी 5 ही मिनट लगेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, ठीक है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में देखो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स के अंदर अगर हम बात करें, देखो मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी बॉन्डिंग होती है किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन एटम किससे जुड़ा होता है, मेटल एटम से लिंक्ड होता है। ठीक है, तो मेन बात जो है हमें इसमें एक्सप्लेन करनी है बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग के अंदर अपने को दिया ये कोई मेटल एटम है। ठीक है, थ्योरी नहीं बताऊंगा इसकी, समझाऊंगा बस। ये आपको कोई लीजेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लीजेंड दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप इसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो बॉन्डिंग में ये बताया गया है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई यानी 2 पाई जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, उस पाई ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और वो अपने ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट करेगा, कोई जो मेटल एटम है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कौन बनाएगा, जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके किसमें 2 पाई पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वहाँ से लोन पेयर ये डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में और उसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर इन टर्न इसने बताया कि जो मेटल एटम होता है उसका जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, तो मेटल एटम क्या करेगा, अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है किसका, कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक सिनर्जेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे को स्ट्रोंग करे। जैसे मेटल ने क्या किया, पाई बॉन्ड बनाया और कार्बोनिल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड वीक था जहाँ पे मेटल ने अपने पेयर इलेक्ट्रॉन, मेटल ने क्या किया, कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करके उस बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रोंग कर दिया। तो इसी सिनर्जेटिक इफेक्ट के कारण ये बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रोंग होती है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि सिनर्जेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको शो करना है कि जो क्या होता है, उल्टा कर दिया ना, कि कार्बोनिल तो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और मेटल क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये दोनों जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है इसी को हम क्या बोलेंगे, सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो निकल टेट्रा कार्बोनिल टेट्राहेड्रल होता है, स्ट्रक्चर आया हुआ है इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, आयरन पेंटा कार्बोनिल की हम बात करें तो ये क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के साथ होता है। क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और कोबाल्ट डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, आपको ये स्ट्रक्चर आया हुआ है जिसमें क्या दिया है कि 2 कोबाल्ट एटम क्या है, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के ब्रिज से लिंक होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जरूर आने अब की बार। ठीक है, इसी तरह अपने को क्या दिया है, मैग्नीज का दिया है। ठीक है, तो मैग्नीज में क्या मिलेंगे, 2 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मिलेंगे जिसमें क्या होंगे, मैग्नीज के बीच में आपको क्या दी हुई है, बॉन्डिंग दी हुई है। ठीक है, तो ये 2 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मैग्नीज के केस में मिलेंगे।
ठीक है, तो ये हो गए इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट में आपसे पूछेंगे यूज, क्योंकि यूज पूछे जाते हैं, कहीं वह में रह जाओ और पढ़ो ना और वही एग्जाम में आ जाए। तो लास्ट 2 मिनट का टॉपिक। ठीक है, तो यूजेज क्या दिए हैं अपने को भाई, यूजेज में देखो नंबर फर्स्ट कहाँ है, नंबर फर्स्ट जो अपने को दिया एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में। ठीक है, क्वालिटेटिव में बेसिक रेडिकल्स है उनकी डिटेक्शन के लिए, जैसे निकल है, ठीक है, कोबाल्ट है, ठीक है, फेरिक आयन है, इनके डिटेक्शन के लिए। और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में हम देखते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में हमें पता है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जो कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसी तरह हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है ना, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये जरूर याद रखने हैं, इनके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे थे 2 होता है। और विटामिन B12, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट होता है जिसका सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड इंडस्ट्री के अंदर देखो, ठीक है, इंडस्ट्री में कैटलिस्ट आ जाएंगे, कैटलिस्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह के अंदर इनका यूज़ होता है। यूज़ पढ़ने हैं। फोर्थ मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर, मेटल एक्सट्रैक्शन में। फिफ्थ मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस जैसे EDTA, ब्रिटिश एंटी लेविस डॉट और सिस्प्लेटिन कैंसर के लिए। ठीक है, तो ये 4-5 यूज आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। थैंक यू।